हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 11वीं फिजिक्स के आज के वीडियो में हम आज बात करेंगे यूनिट 4 कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें सबसे पहले हम आज कार्य की बात करेंगे। वर्क से संबंधित जो भी आवश्यक जानकारी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आइए सबसे पहले हम बात कर लें वर्क पर। जनरली हम कार्य शब्द का बहुत ज़्यादा उपयोग करते रहते हैं। जैसे ही हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई शिक्षक अध्यापन कर रहा है, अध्यापन कर रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कोई व्यक्ति सिर पर बोझ लिए खड़ा हुआ है, कोई चौकीदार जो है, जो प्यून है, वो दफ्तर के बाहर खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, तो हम कहते हैं कि ये सब काम कर रहा है। परंतु जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में इसे हम कार्य नहीं करेंगे। यहाँ हम कार्य तभी माना जाएगा जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और उसके कारण उसमें विस्थापन हो जाए। इस प्रकार जब कार्य होगा तो दो बातें होना आवश्यक है। पहला जो है कंडीशन कि बल लगाया जाना, बल लगेगा, और दूसरी स्थिति में बल की दिशा लंबवत दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा में वस्तु का विस्थापन, क्योंकि बल की लंबवत दिशा में जो यदि विस्थापन हो रहा है तो कार्य वहाँ पे शून्य हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। यदि कोई अचर बल काम कर रहा है तो उसके द्वारा कार्य कितना होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो अचर बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो बल का परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम कोई बल है, उस बल का परिमाण ले लें और बल लगाने पर वस्तु का जो विस्थापन हो रहा है उस विस्थापन का परिमाण ले लेके दोनों गुणा कर दें तो हमें कार्य प्राप्त हो जाएगा। कार्य बराबर बल और गुणा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। यदि हम वस्तु पर F परिमाण का बल लगाएं और बल की दिशा में उसके विस्थापन का परिमाण S हो तो बल द्वारा किया गया कार्य W = F × S। यदि बल और विस्थापन की दिशाएं समान ना हो तो कार्य को हम अलग तरीके से परिभाषित करते हैं कि अचर बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा? बल का विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक, बल का विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक और विस्थापन का परिमाण, इनका गुणनफल। अर्थात कार्य बराबर होगा बल का विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक और विस्थापन का परिमाण। इसका मात्रक जूल होता है। यदि हम ये मान लें कि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है जिससे x अक्ष के अनुदिश उसमें विस्थापन S होता है, तब विस्थापन के अनुदिश अर्थात x अक्ष के अनुदिश बल का घटक F cos थीटा होगा। तो अचर बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा W = F cos थीटा × S या Fs cos थीटा। इसे हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा वेक्टर F × वेक्टर S, W = वेक्टर F × वेक्टर S। यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं आप कि F पर सदिश लगा हुआ है, S पर सदिश लगा है, पर W पर सदिश नहीं है। अर्थात वर्क जो है वो एक अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, लेकिन बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है। इस प्रकार अचल बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा बल और पिंड के विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। एक उदाहरण देखें हम कि 5 न्यूटन का एक बल लगाया गया है वस्तु पर जिससे उसमें विस्थापन 10 मीटर हो गया है। यदि किया गया कार्य 25 जूल हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें थीटा ज्ञात करना है। हमें F = 5N दिया है, 5 न्यूटन, S = 10 मीटर दिया हुआ है, W = 25 जूल दिया हुआ है। तो W = Fs cos थीटा से हम यूज़ करें फॉर्मूला, तो cos थीटा = हो जाएगा W/Fs। वैल्यू रखेंगे तो हाफ मिलेगा, और हम जानते हैं कि cos में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो थीटा = 60 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। एक और हम एग्जाम्पल देखें सदिश के रूप में
यदि वेक्टर के रूप में वेक्टर आई इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन, और बल लगाने पर उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है एस इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप मीटर, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वर्क को। तो F इक्वल टू गिवन दिया है, गिवन जो है F इक्वल टू है एंड S इक्वल टू है। वी नो दैट कि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है, कि जो कार्य बराबर बल का सदिश और विस्थापन सदिश, इनका अदिश गुणनफल, दोनों सदिश है पर उनका अदिश गुणनफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा कार्य के बराबर। तो हम रखें यहाँ पर, यहाँ i से i का गुणा करेंगे, j से j का और k से k के गुणांकों का गुणा कर देंगे। 2 2 जा 4 प्लस 12 3 4 जा 12 माइनस 5 3 जा 15, तो हमें इसमें आंसर मिलेगा 1 जूल। आइए अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ वर्क डन इन वेरियस सिचुएशंस, या हम बात कर सकते हैं कार्य के प्रकार, कार्य कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से हम कार्य के 3 प्रकार लेते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि विस्थापन और बल के बीच का कोण कितना है। सबसे पहले हम पॉजिटिव वर्क की बात करेंगे। यदि W इक्वल टू एफ कॉस थीटा में हम थीटा इक्वल टू 0 रखें, या थीटा जो है न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल हो, तो हम कहेंगे कॉस थीटा धनात्मक होगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू धनात्मक होती है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो यहाँ पर किया गया कार्य धनात्मक होगा। इस प्रकार जब बल और बल के विस्थापन की दिशा, बल द्वारा जो विस्थापन किया जा रहा है उसकी दिशा समान हो, या उनके बीच जो कोण बन रहा है वो न्यून कोण हो, तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। जैसे कोई वस्तु, एग्जाम्पल 1 जो दिख रहे हैं, कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन दोनों की दिशा नीचे की ओर है, इसलिए किया गया कार्य धनात्मक होगा। जब किसी बाल्टी को हम ऊपर की ओर खींचते हैं तो बल ऊपर की ओर लग रहा है, विस्थापन ऊपर की लग रहा है, तो ये भी धनात्मक होगा। तो थीटा बराबर 0 की स्थिति में W इक्वल टू हो जाएगा Fs, तो इस स्थिति में जो किया गया कार्य वो धनात्मक है। जब लॉन रोलर होता है उसको भी हम खींचते हैं तो बल और विस्थापन के बीच न्यून कोण होता है, अतः किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो घोड़ा द्वारा किया गया कार्य भी धनात्मक होता है। अब हम ऋणात्मक की बात करते हैं कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो, क्योंकि कॉस, इस स्थिति में कॉस थीटा यदि 180 डिग्री है तो इसका मान -1 हो जाएगा, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जब पिंड का या वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, अथवा बल और विस्थापन के बीच का कोण अधिक कोण हो, यहाँ पर ध्यान दें 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर नहीं है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री के छोटा या बराबर, वो दोनों चल सकता है। तो यदि जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो ऑब्ट्यूस एंगल हो, अधिक कोण हो, तो किया गया कार्य बल द्वारा ऋणात्मक होता है। जब किसी रफ सरफेस पर, खुरदरे सतह पर वस्तु को चलाया जाता है तो घर्षण बल विस्थापन की विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। चित्र ए में दिख रहे हैं, घर्षण बल बाएं तरफ काम कर रहा है, विस्थापन यदि दाएं तरफ हो रहा है तो यहाँ कार्य ऋणात्मक होगा। यदि बल नीचे की ओर लगाएं और विस्थापन ऊपर की ओर, तब भी ऋणात्मक होगा। जब बाल्टी को हम खींचते हैं तो विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण बल जो काम करेगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये अब थर्ड नंबर आता है जीरो वर्क। यदि थीटा 90 डिग्री हो, यदि विस्थापन जो है लंबवत हो, तो उस स्थिति में जीरो वर्क किया जाएगा, क्योंकि साइन कॉस 90 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इस तरह यदि विस्थापन शून्य हो, अर्थात s बराबर 0 हो, तो W इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि पिंड का या वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल के लंबवत है, अथवा विस्थापन शून्य हो, तो बल
द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे एक व्यक्ति सिर पर बोझ लिए प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बल है वो लंबवत काम करेगा। जब एक सरल लोलक दोलन करता है तो डोरी में उत्पन्न जो तनाव है, जो बॉब होता है या गोलक होता है, उसके विस्थापन के लंबवत होता है, अतः तनाव द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर शून्य होगा। जब कोई व्यक्ति पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का प्रयास करता है और उसे डिस्प्लेस भी नहीं कर पाता अथवा विस्थापित नहीं कर पाता है, तब भी पत्थर के टुकड़े का विस्थापन शून्य होगा, अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। जब कोई वस्तु वृत्ति गति करता है तो यह करती है तो उस पर कार्य करने वाला जो अभिकेंद्र बल सदैव वस्तु के विस्थापन के लंबवत होता है, अतः अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। अब हम अधिकतम कार्य cos थीटा का मान जब 1 होगा तो उस स्थिति में किया गया कार्य मैक्सिमम होगा। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा से W मैक्सिमम इक्वल टू एफ इंटू एस। तो थीटा बराबर 0 के लिए cos 0 इक्वल टू 1 होता है। तो जब पिंड का विस्थापन बल की दिशा में होता है तो उसमें किया गया कार्य अधिकतम होता है। अब हम देखते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी हम देखते हैं कांस्टेंट फोर्स। अब यदि वेरिएबल फोर्स है तो क्या होगा? जब किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान व दिशा समय के साथ या वस्तु की स्थिति के साथ बदलते रहते हैं, जो बल लगाया जा रहा है उसका मान और दिशा दोनों ही समय के साथ या वस्तु की स्थिति के साथ यदि बदलते रहें तो इस प्रकार के बल को हम परिवर्ती बल कहते हैं। जैसे रॉकेट को पृथ्वी की सतह से उठाने के लिए आवश्यक बल उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के ठीक विपरीत बराबर होना चाहिए, जो पृथ्वी से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे पृथ्वी से रॉकेट की दूरी बढ़ती जाती है यह बल घटता जाता है और यह बल परिवर्ती बल है जिसका मान दूरी के साथ बदलता है। जब वृत्ताकार मार्ग पर समान चाल से कोई वस्तु घूम रही है तो जो अभिकेंद्र बल वृत्त के किसी नियत बिंदु के सापेक्ष एक परिवर्ती बल है, क्योंकि इसकी दिशा वृत्त के हर बिंदु पर बदल जाती है। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं की दूरी पर निर्भर करता है, अतः गुरुत्वाकर्षण बल भी एक परिवर्ती बल है। सिंपल पेंडुलम को मध्यमान स्थिति से विस्थापन करके छोड़ दें तो उस पर कार्य करने वाला जो प्रत्यानयन बल है वो भी परिवर्ती बल होगा, क्योंकि जब विस्थापित करके छोड़ेंगे तो लौटकर पुनः वापस आएगा, मध्यमान स्थिति में आएगा, फिर दूसरी तरफ चला जाएगा और फिर वापस उसी रास्ते पर जाएगा। तो इस प्रकार उसका स्थिति लगातार बदलती रहती है, इसलिए जो बल होगा वो परिवर्ती बल होगा। एक स्प्रिंग को खींचने पर यदि हम आरोपित बल विस्थापन के अनुपाती होता है, अतः स्प्रिंग पर आरोपित बल भी एक परिवर्ती बल होता है। अब हम इसके लिए जब किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करें, जब परिवर्ती बल पर काम कर रहा है, हम देख लें कि किसी वस्तु पर एक परिवर्ती बल लगाया गया है जिससे उसमें विस्थापन A से B तक हो जाता है। और आप चित्र देखें, इसमें ये बल लगाया गया है और इसमें dx pq विस्थापन dx ले रखा है यहाँ पर। तो जब बिंदु P पर हम F बल लगाते हैं जिससे वस्तु में अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन pq बराबर dx हो जाता है, तो इस सूक्ष्म विस्थापन के लिए हम बल को एक समान मान सकते हैं। तो किया गया कार्य जो होगा, सूक्ष्म विस्थापन है तो किया गया कार्य भी कम होगा, तो dw इक्वल टू एफ इंटू dx। अब वस्तु को हमें A से B तक विस्थापन करना है तो इसके लिए हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, क्योंकि जब हमने पढ़ा हुआ है कि अल्प दूरी के लिए वर्क दिया हो और यदि हमें पूरा कार्य निकालना हो तो हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। यदि हम रेफरेंस पॉइंट जो हैं वो ले लें, A और B की दूरियां क्रमशः XA व XB, मतलब किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष हम ये मान लें कि A और B की दूरियां XA और XB हैं, तो A से B तक विस्थापित करने में किया जो कार्य होगा W बराबर इंटीग्रेशन XA से XB f dx, अर्थात XA से लेकर हम कहाँ ले जा रहे हैं उसको XB तक ले जा रहे हैं और f dx, यह परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक है। अब हम इसके कार्य की मात्रक और विमीय सूत्र देख लेते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ये
एक नंबर के विकल्प के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट यूनिट देखते हैं हम। सीजीएस सिस्टम में कार्य का मात्रक जो है वो अर्ग है। यदि हम किसी वस्तु पर एक डायन बल लगाएं और बल की दिशा में उसका विस्थापन 1 सेंटीमीटर हो तो किया गया कार्य एक अर्ग कहलाता है। W=Fs 1 डायन सेंटी। SI या MKS सिस्टम में इसका मात्रक जूल होता है, इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। तो जब SI सिस्टम में बल का मात्रक न्यूटन लेते हैं और विस्थापन 1 मीटर लेते हैं, तो यदि वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाएं और बल की दिशा में उसका विस्थापन 1 मीटर हो जाए तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। 1 जूल इक्वल टू होता है न्यूटन मीटर। हम एक संबंध और देख लेते हैं कि जूल और अर्ग में क्या संबंध है। तो 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 10 की घात 10⁻⁷ अर्ग। ये भी एक विकल्प के हिसाब से महत्वपूर्ण है कि 1 जूल और 1 अर्ग में रिलेशन है। 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम में कार्य का गुरुत्वीय मात्रक ग्राम सेंटीमीटर है। जब हम किसी वस्तु पर 1 ग्राम भार का बल लगाएं और बल की दिशा में उसका विस्थापन 1 सेंटीमीटर हो जाए तो किया गया कार्य 1 ग्राम सेंटीमीटर होता है। और 1 ग्राम सेंटीमीटर बराबर 980 अर्ग। 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू 980 अर्ग। क्योंकि 1 ग्राम भार जो होता है 980 डाइन के बराबर होता है। 1 ग्राम वेट जो है 980 डाइन के बराबर है, तो 980 अर्ग हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर बराबर। और ऐसा ही सिस्टम है, यदि हम गुरुत्वीय मात्रा निकालें तो किलोग्राम मीटर होता है, उसमें ग्राम सेंटीमीटर तो उसमें किलोग्राम मीटर। यदि 1 किलोग्राम भार का बल हम लगाएं और बल की दिशा में विस्थापन 1 मीटर हो जाए तो किया गया कार्य 1 किलोग्राम मीटर होता है। और 1 किलोग्राम भार जो होता है वो 9.8 न्यूटन, वहाँ पे था 1 ग्राम भार में 980 डाइन और 1 किलोग्राम भार मतलब 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो 1 किलोग्राम मीटर बराबर हो जाएगा 9.8 जूल। कार्य एक अदिश राशि है, ये आपको पता ही है। और इसके हम कुछ और मात्रक लिख लेते हैं जो आपको विकल्प के अनुसार महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 1 कैलोरी ये कार्य का अन्य मात्रक है 4.186 जूल, जिसे हम 4.2 भी लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये 1.6 10⁻19 जूल है। और 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इस प्रकार ये मात्रक हैं और इनका एक नंबर के हिसाब से ये बहुत उपयोगी हैं। अब हम विमी सूत्र और देख लेते हैं लास्ट में इसका कार्य का। वैसे हमने इसको पढ़ चुके हैं पहले भी। कार्य का विमी सूत्र, एफ का विमी सूत्र और एस का विमी सूत्र। एफ का mL_T-2, एस का एल तो mL2T-2। तो आज हमने कार्य के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ा। कार्य क्या है, अचर बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, और कार्य के प्रकार, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, इसके साथ ही कार्य के विभिन्न मात्रक तथा कार्य का विमी सूत्र। अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक एनर्जी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।